करीब 4 साल पहले हमने हर्षद मेहता पर यह वीडियो बनाया था जिसमें हमने हर्षद मेहता स्कैम को एक्सप्लेन किया था। लेकिन आज हम यहाँ पर आपको हर्षद मेहता की स्टोरी बताने वाले हैं, वो भी अननोन फैक्ट्स की मदद से। यानी यहाँ पर जो फैक्ट्स रहेंगे वो अननोन है। साथ ही हम फैक्ट्स की मदद से आपको ये भी बताएंगे कि हर्षद मेहता सही था या फिर गलत। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। बचपन से ही हर्षद क्रिकेट का फैन था। क्रिकेट देखने के साथ साथ क्रिकेट खेलना भी उसे बहुत पसंद था और ऐसे हर एक कक्षा में हर्षद बेहतरीन परफॉर्मेंस करता चला गया। इनफैक्ट जब हर्षद मेहता को लाला लाजपत राय कॉलेज में एडमिशन लेनी थी तब एकेडमिक्स के अलावा उस कॉलेज ने हर्षद के क्रिकेट खेलने की स्किल्स की वजह से उसे एडमिशन दी। हर्षद एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर था और राइट हैंड बैट्समैन था। हर्षद हमेशा जीतना चाहता था, हार उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं था। जब हर्षद ने कॉलेज में एडमिशन ली तो कॉलेज की तरफ से हर्षद क्रिकेट खेलने लगा और अपनी विनिंग मेंटालिटी को उसने हमेशा बरकरार रखा। हर्षद की जो फैमिली कंडीशन थी वो बहुत नाजुक थी शुरुआत से ही, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ हर्षद को बाकी काम भी करने होते थे। और मेनली उस टाइम हर्षद को जो भी काम मिलते थे वो सेल्स से रिलेटेड होते थे और वहाँ पर कोई ऑप्शन हर्षद के सामने नहीं था। जो भी काम मिले वो उसे करना पड़ता था। तो हर्षद ने अपने एजुकेशन के साथ साथ अलग अलग जॉब्स किए और अपनी एजुकेशन के बाद भी उसने कई सारे जॉब्स किए। हर्षद ने सीमेंट बेचा, कपड़े बेचे, साथ ही डायमंड से भी रिलेटेड कई सारे काम किए और उनमें से ज़्यादातर काम जो थे वो सेल से रिलेटेड थे। उसमें से एक और इम्पॉर्टेंट काम जो हर्षद ने किया वो था इंश्योरेंस को सेल करना। और यहीं से हर्षद के पास वो कम्युनिकेशन स्किल आई, वो सेल्स की स्किल आई, जिसकी वजह से वो किसी को भी कन्विंस कर पाता था। बाद में जब हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट और उसके बाद मनी मार्केट में जाने के बारे में सोचा तो यही सेल्स स्किल्स और विनिंग मेंटालिटी हर्षद के काम आई। हर्षद ने इसी सेल्स स्किल्स का इस्तेमाल करके ब्रोकर के पास जॉब ले ली, BSc से ब्रोकिंग का लाइसेंस लिया और मनी मार्केट में भी कई सारे बैंक्स के साथ डील्स की। जब हर्षद इंश्योरेंस की डील्स कर रहा था तब उसने देखा कि कई सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां से पैसा भी कमा रहे हैं। और साथ ही हर्षद के कई सारे दोस्त भी स्टॉक मार्केट में थे और उसी से हर्षद को लगा कि यहाँ पर मेरा भी बहुत सारा पैसा बन सकता है। और फिर तुरंत हर्षद ने अपनी जॉब छोड़कर स्टॉक ब्रोकर के पास गया और वहां पर जॉब हासिल की। उसके बाद धीरे धीरे हर्षद एक के बाद एक स्टेप्स चढ़ता चला गया। हर्षद जल्द ही स्टॉक ब्रोकर बन गया। एक्चुअली हर्षद उस जमाने में एक आउटसाइडर था। कई सारे जो ब्रोकर्स थे वो अपना फैमिली बिजनेस चला रहे थे, तो कुछ लोग कई सालों से उस बिजनेस में थे। लेकिन हर्षद काफी नया था, लेकिन कुछ ही साल के अंदर उसने बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाई थी। एक्चुअली फाइनेंशियल कंडीशन हर्षद की इतनी ज्यादा खराब थी कि स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस लेते वक्त जो पैसे चाहिए थे उसे जमा करने के लिए उसे घर की गोदरेज मशीन भी बेचनी पड़ी थी। तो ऐसे ही कई सारी छोटी मोटी चीजें बेचकर और दोस्तों से पैसा लेकर हर्षद ने ब्रोकिंग का लाइसेंस लिया। एक्चुअली स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस लेना कोई आसान काम नहीं था। इनफैक्ट आज भी स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस लेना कोई आसान काम नहीं है। स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस में एंटर करने के बाद हर्षद ने देखा कि हर कोई स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करके प्रॉफिट कमा रहा है। स्टॉक मार्केट में उस टाइम 2 कार्टल्स थे, बुल कार्टल और बेयर कार्टल, और दोनों भी स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करके पैसा कमा रहे थे। बुल कार्टल शेयर की प्राइसेस बढ़ाकर पैसा कमा रहा था, वही बेयर कार्टल स्टॉक की प्राइसेस गिराकर पैसा कमा रहा था। और इसमें हर्षद को भी अपॉर्चुनिटी दिखी पैसा कमाने की और फिर हर्षद भी इसी तरह स्टॉक प्राइसेस मैनिपुलेट करता चला गया। हर्षद ने पहले कुछ गिने चुने स्टॉक्स ढूंढे और उन्हें वो मैनिपुलेट करने लगा। अब मैनिपुलेट करने के लिए तो पैसा चाहिए, तो इसीलिए हर्षद ने अपनी कन्विंसिंग पावर का इस्तेमाल करके और अपनी सेल्स स्किल्स का इस्तेमाल करके अपने जो क्लाइंट्स हैं उन्हें मना लिया कि मैं आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमा कर दूंगा आने वाली कुछ ही महीनों के अंदर, कुछ ही सालों के अंदर। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए और मैं जिन स्टॉक्स में आपको बोलता हूँ उन स्टॉक्स में पैसा लगाइए। हर्षद कॉल कर करके लोगों को बताता था कि इस स्टॉक्स में पैसा डालिए, उस स्टॉक में पैसा डालिए। लोग भी उसकी बातें सुनते थे बिकॉज हर्षद हमेशा जो बोलता था वैसा ही होता था। अब हालांकि लोगों के समझ में वो नहीं आ रहा था कि हर्षद स्टॉक्स प्राइस मैनिपुलेट कर रहा है, बट उन्हें ये दिख रहा था कि हर्षद जो बोल रहा था वैसा हो रहा है और इसीलिए वो ब्लाइंडली हर्षद पर ट्रस्ट करके उसे पैसा दे रहे थे। हर्षद लगातार इसी तरह से पैसा बनाता चला गया और स्टॉक प्राइसेस बढ़ाता चला गया। अब जब तक हर्षद के काम का स्केल कम था तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही ये स्केल बढ़ता चला गया वैसे हर्षद को ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने लगी। हर्षद का स्किल इसलिए बढ़ता चला गया क्योंकि हर्षद की जो मेंटालिटी थी वो एक विनिंग मेंटालिटी थी, वो हमेशा जीतना चाहता था। और उसके बाद हर्षद को BR दैट इज बैंक रिसिप्ट का ऑप्शन मिला। बैंक रिसिप्ट को हमने इस वीडियो में भी कवर किया है। स्कैम 1992 की वेब सीरीज में भी आपको उसके बारे में पता चल गया होगा, तो उस पर हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो वहां पर बैंक से फंडिंग मिलने के बाद हर्षद का काम अगेन अच्छी तरह से चलने लगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे ही हर्षद तेजी से आगे बढ़ रहा था वैसे ही बाकी जो ब्रोकर्स थे उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई और फिर वो लोग हर्षद के खिलाफ काम करने लगे, चाहे हर्षद की डील्स ब्रेक करना हो या फिर हर्षद की कुछ चीजें एक्सपोज करना हो। मार्केट में कई सारी चीजें इरेगुलर थी और इलीगल भी थी उस टाइम।
लेकिन फिर भी नॉर्मल तरीके से उनका काम चल रहा था। और ऐसे में बाकी सारे लोग अब चाह रहे थे कि हर्षद की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है, अगर हर्षद इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा तो हमारा स्टॉक ब्रोकिंग का और मनी मार्केट ब्रोकिंग का बिजनेस खतरे में आ सकता है। साथ ही बेयर कार्टेल के लोग भी डरे हुए थे कि अगर इसी तरह सारी चीज़ें चलती चली गई तो हमारा पैसा कभी नहीं बनेगा और जो पैसा है वो भी हम खो बैठेंगे। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो के प्रायोजक के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे कि हर्षद मेहता सही था या फिर गलत। क्योंकि स्कैम 1992 की सीरीज के बाद कुछ लोग बोलने लगे कि हर्षद मेहता के प्रति लोगों को इमोशनल किया गया है, वही कुछ लोग बोल रहे थे कि हर्षद मेहता सही है और वो हमेशा सही था। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है स्टॉकल। नेटफ्लिक्स, नाइकी, टेस्ला, अमेजन और फेसबुक जैसे यूएस बेस्ड कंपनीज में भी आप शेयर होल्डर बन सकते हो। स्टॉकल के साथ आप 5 मिनट में फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हो और जीरो कॉस्ट प्लान से भी शुरू कर सकते हो। यहाँ पर आपको 3500 से भी ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे और स्टॉकल से इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए आपको किसी मिनिमम अमाउंट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी आप $1 से भी अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, क्योंकि स्टॉकल में फ्रैक्शनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है। अगर आप स्टॉक इन्वेस्टिंग में नए हो तो यहाँ पर आप 22 स्टैक ऑप्शंस में से चूज कर सकते हो। ये स्टैक्स एक्सपर्ट द्वारा मैनेज किए जाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप स्टॉकल प्लेटफॉर्म चेकआउट कर सकते हो और यूएस बेस्ड कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब क्योंकि हर्षद मेहता पूरा मार्केट अक्वायर कर रहा था तो इस वजह से बाकी लोगों को दिक्कतें होने लगी थी। एक्चुअली हर्षद मेहता जिस तरह की इलीगल चीज़ें कर रहा था उसी तरह की इलीगल चीज़ें उस टाइम कई सारे इन्वेस्टर्स कर रहे थे, बेयर कार्टेल के लोग कर रहे थे और साथ ही कई सारे स्टॉक ब्रोकर्स और फंड मैनेजर्स भी कर रहे थे। स्कैम 1992 ये बुक पढ़ोगे तो इन सारे लोगों के नाम आपको पता चल जाएंगे जो उस टाइम इस स्कैम में शामिल थे और आज बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकर्स हैं या फिर बड़े बड़े फंड्स को वो मैनेज करते हैं। अगर आपको उनके नाम पता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। सो यहाँ पर चाहे हर्षद मेहता हो या मार्केट के बाकी प्लेयर्स हो, सारे लोग इलीगल काम कर रहे थे। स्टॉक मार्केट लगभग सारे बड़े प्लेयर्स मैनिपुलेट कर रहे थे। मनी मार्केट की बात करें तो सारी बैंक्स उसी फंक्शनलिटी को फॉलो करके एक दूसरे को पैसे उधार दे रही थे, जिसमें वो चेक सीधा ब्रोकर के नाम पर दे रही थी, जो कि आरबीआई रूल्स के अनुसार लीगल नहीं था। तो इलीगल चीजें तो सभी लोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हर्षद मेहता फंस गया। बाकी लोगों के खिलाफ कोई बड़ी एक्शन अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन हर्षद मेहता के खिलाफ 76 क्रिमिनल केसेस और 600 सिविल सूट्स फाइल हुए थे, जो कि उस टाइम किसी एक पर्सन के लिए एक हाईएस्ट फिगर थे। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे भी 2-3 मेन रीजंस हैं। अब इसके पीछे पहला बड़ा रीजन ये था कि हर्षद का स्केल इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बाकी लोग प्रॉब्लम में आ रहे थे और फिर उन्होंने सब मिलकर ये स्कैम एक्सपोज करने के बारे में सोचा। इसमें हर्षद तो एक्सपोज हुआ, लेकिन बाकी लोगों के जो भी स्कैम्स चल रहे थे उनकी भी इस तरह की चीजें एक्सपोज नहीं हुई। अगर ये स्कैम बाकी लोगों की तरह और बाकी ब्रोकर्स की तरह हर्षद भी छोटे स्केल पे करता तो ये चीजें कभी सामने ही ना आती और हर्षद मेहता के बारे में भी शायद हमें कभी पता ही ना चलता। हर्षद मेहता के साथ दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि हर्षद मेहता चाहता था कि बुल रन हमेशा बरकरार रहे, लेकिन इकोनॉमिक्स के ये खिलाफ है। बुल और बेयर ये स्टॉक मार्केट की 2 बाजुएं हैं, इनमें से किसी एक को आप रिमूव नहीं कर सकते या फिर किसी एक को या परमानेंट नहीं रख सकते। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि स्टॉक मार्केट रैशनल नहीं है। जैसे कि अभी मई जून 2021 में हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट ऑलरेडी काफी ऊपर जा चुका है, ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारे बिजनेसेस अच्छे चल रहे हैं। कई सारे बिजनेसेस स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी आज स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर है। पिछले साल मार्च 2020 में इकोनॉमी कुछ खराब हालत में नहीं थी, लेकिन जिस तरह से स्टॉक मार्केट गिरा वो हमें यही बताता है कि मार्केट रैशनल नहीं है, और मार्केट रैशनल नहीं है इसलिए आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। पिछले मार्च में आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इसलिए मिली क्योंकि मार्केट रैशनल नहीं है, और हमेशा बुल रन कंटिन्यू नहीं रह सकता। हालांकि हर्षद मेहता ने इसके लिए कई सारी थियरीज बनाई, जैसे कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट थियरी और बाकी कई सारी चीजें, लेकिन ये चीजें वैलिड नहीं हैं। अब जब बाकी अपोनेंट्स हर्षद के खिलाफ थे, हर्षद को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे थे, वही हर्षद इसी जिद पे बैठा था कि मुझे बुल रन लगातार जारी रखना है। अगर बुल रन जारी रखना है तो कई सारा पैसा लगातार आपको स्टॉक मार्केट में डालना पड़ेगा ताकि कंपनीज की शेयर प्राइस लगातार बढ़ती चली जाए। और जबकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, फिर भी हर्षद ने अपनी सेल्स स्किल्स की मदद से कई सारी बैंक्स के मैनेजर्स को, बैंक ऑफिशियल को कन्विंस किया पैसा देने के लिए। उसने पैसा लिया भी, लेकिन जैसे जैसे इन चीजों का स्केल हद से ज्यादा होने लगा, हर्षद को एक्सपोज करना अपोनेंट्स के लिए उतना ही आसान बन गया, और इन्हीं कुछ चीजों की वजह से ये स्कैम एक्सपोज हुआ। स्कैम एक्सपोज होने के बाद बाकी लोगों के नाम नहीं आए, हर्षद मेहता का नाम सबसे ऊपर था और हर्षद मेहता के ऊपर फिर कार्रवाई भी हुई। हालांकि इसमें हर्षद मेहता को शुरुआत में कुछ ही सालों की जेल हुई थी, उसके बाद हर्षद मेहता फिर से बाहर आया था, लेकिन दोबारा जब जेल हुई तो उसमें हर्षद मेहता की जेल में ही डेथ हुई।
अब तक जो हमने बातें की वो फैक्ट्स के बेसिस पर थी, लेकिन यहाँ पर कुछ रूमर्स आए। रूमर्स ये थे कि शायद हर्षद मेहता को जेल में मार दिया गया है। उस जमाने में कई सारे लोगों को जेल में मार दिया जाता था अगर वो पॉलिटिशियंस के खिलाफ बोलते थे। तो हर्षद मेहता ने भी यही गलती की थी। हर्षद मेहता ने पॉलिटिशियंस का नाम लिया था, तो ऐसा कहा जाता है कि हर्षद मेहता को शायद जेल में मार दिया है, लेकिन इसके बारे में बाद में कोई भी प्रूफ अभी तक नहीं आया है। अब जब ये स्कैम और इलीगल चीजें बाहर आई तब पता चला कि कई सारी गवर्नमेंट बैंक्स को और कंपनीज को इसमें नुकसान हुआ है। अब गवर्नमेंट बैंक्स का नुकसान एक तरह से आम जनता का ही नुकसान होता है। इसमें यह भी पाया गया कि कई सारे स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिशियल्स भी शायद इस स्कैम में शामिल हैं। उसके बाद और एक स्टॉक एक्सचेंज बनाने के बारे में गवर्नमेंट ने सोचा और फिर NSE दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुआ, जो कि फिलहाल इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। साथ ही एक और चीज दिखाई जाती है कि स्कैम के बाद 1-2 लोगों ने सुसाइड किया था, लेकिन 1-2 लोगों ने नहीं, यहाँ पर कई सारे लोगों ने सुसाइड किया था। एक्चुअली लोग ब्लाइंडली हर्षद मेहता को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि हर्षद मेहता जिस स्टॉक का नाम ले रहा था उसकी प्राइस 100% बढ़ती थी, क्योंकि हर्षद बहुत अच्छे तरीके से उसे मैनिपुलेट करके प्राइस बढ़ाता था। और ऐसे में लोगों की यही सोच थी कि बुल मार्केट परमानेंट होता है और अब इस तरह स्टॉक मार्केट इसी तरह ऊपर ही चला जाता रहेगा और ऐसे ही लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते रहेंगे। लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। जैसे ही सारी चीजें बाहर आई, हर्षद मेहता एक्सपोज हुआ, उसके बाद स्टॉक की प्राइसेस गिरने लगे और स्टॉक प्राइसेस गिरने के बाद उन लोगों को काफी नुकसान हुआ और उसमें से कई सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया था। तो इस तरह ये स्कैम 1992 था। इसमें बहुत सारे 100 से भी ज्यादा बड़े प्लेयर्स शामिल थे और हर्षद मेहता के प्रति शायद लोगों की सिंपैथी इसीलिए है क्योंकि बाकी प्लेयर्स को इसमें कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ हर्षद मेहता के ऊपर यहाँ पर सारे आरोप लगाए गए। लेकिन यहाँ पर एक और चीज जो समझना जरूरी है वो ये है कि चाहे वो बाकी लोग हो या हर्षद मेहता हो, जो भी चीजें चल रही थी वो इलीगल थी और उससे पब्लिक को भी नुकसान हुआ है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मयूर गवले नाम के मेरे एक दोस्त ने इस वीडियो को टॉपिक सजेस्ट किया था, तो थैंक्स मयूर फॉर सजेस्टिंग दिस टॉपिक कैसा लगा और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।